टुडे ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले मगध महाजनपद का पार्ट 2 के बारे में। अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। आंतरिक अशांति से निपटने के बाद 261 ईस्वी पूर्व में उसका विधिवत अभिषेक हुआ था। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए थे। 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था। इससे द्रवित होकर अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार किया था। कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया था। उसका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया था। उसने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा कर ली थी। यहाँ से आध्यात्मिक और धर्म में विजय का युग शुरू हुआ था। उसने बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार कर लिया था। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निगोद नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। तत्पश्चात मोगाली पुत्र निप्स के प्रभाव से वह बौद्धिक हो गया था। दिव्यदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। अपने शासनकाल में 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी। तदुपरांत अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी तथा लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित कर दिया था। बात करते हैं अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोगाली पुत्र तिस्या ने की थी। इसी में अभिधम्मपिटक की रचना हुई और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया। दिव्यदान में उसकी एक पत्नी का नाम तिस्या रक्षिता मिलता है। उसके लेख में उसकी केवल पत्नी ही करुणाविक है। दिव्यदान में अशोक ने सुसीम और विगत अशोक का नाम उल्लेखित है। विद्वानों ने अशोक की तुलना विश्व इतिहास की विभूतियाँ कास्टेटाइन, एटोनियस, अकबर, सेंट पाल, नेपोलियन, सीजर के साथ की थी। अशोक ने अहिंसा, शांति और लोक कल्याणकारी नीतियों के विश्वविख्यात तथा अतुलनीय सम्राट था। H.B. वेल्स के अनुसार अशोक का चरित्र इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों, संत महात्माओं आदि के बीच प्रकाशमान था और आकाश में प्रायः एकाकी तारा की तरह चमकता रहता था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और साम्राज्य के सभी साधनों को जनता के कल्याण हेतु लगा दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित साधन अपनाए। धर्म यात्राओं का प्रारंभ करवाया, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की, धर्म महापात्रों की नियुक्ति की, दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया, धर्म श्रवण और धर्म उपदेश की व्यवस्था कराई, लोकाचार्य का कार्य किया, धर्म लिपियों का खुदवाना, विदेश में धर्म प्रचारक भेजना। अभिषेक के 13वें वर्ष बाद उसने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु पदाधिकारियों का एक नया वर्ग बनाया था, जिसे धर्म महापात्र कहा गया था। इसका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को मिटाकर धर्म की एकता स्थापित करना था। ये बात करते हैं अशोक के शिलालेख के बारे में। तो पहला है धौली या उड़ीसा के पुरी ज़िले में है। दूसरा है शाहबागगढ़ या पाकिस्तान के पेशावर राज्य में है। मानसेहरा या हजारा ज़िले में स्थित है। कालपी या वर्तमान उत्तरांचल देहरादून में है। जौगढ़ या उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। सोपरा या महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले में है। परागुड़ी या आंध्र प्रदेश के कर्नूल ज़िले में है। गिरनार या कटियावाड़ के जूनागढ़ के पास में है। अशोक के लघु शिलालेखों के बारे में बात करें तो अशोक के लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, जिन्हें लघु शिलालेख कहा जाता है। जैसे हैं रूपनाथ या मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में है। दूसरा है गुजरी या मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में है। तीसरा है बभू या राजस्थान के जयपुर ज़िले में है। चौथा मास्की या रायचूर के ज़िले में है। पाँचवा है सासाराम या बिहार के शाहाबाद ज़िले में है। धम्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव व पशु जाति के कल्याण हेतु पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। राज्य तथा विदेशी राज्यों में भी मानव तथा पशु के लिए अलग अलग चिकित्सा की व्यवस्था कराई थी। अशोक के महान पुण्य का कार्य एवं स्वर्ग प्राप्ति का उद्देश्य बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में दिया गया है। अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु दूतों, प्रचारकों को विदेशों में भेजा। अपने दूसरे व 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे थे। दक्षिण सीमा पर स्थित राजचोल, पांड्य, सतीयुक्त, केरल पुत्र एवं
ताम्रपाणी बताए गए हैं। अशोक के अभिलेख की बात करें तो अशोक के अभिलेखों में सानगढ़ एवं मानसेहरा पाकिस्तान के अभिलेख, खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। तक्षशिला एवं लघमान काबुल के समीप अफगानिस्तान अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक में उत्कीर्ण है। इनके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख, लघुशिला स्तंभ के लेख एवं लघुलेख ब्राह्मणी लिपि में उपस्थित हैं। अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं शिलालेखों से प्राप्त होता है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिपेंस नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। रायपुरवा या भी बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। प्रयाग या पहले कौशाम्बी में स्थित था, जो बाद में मुगल सम्राट अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद में किले में रखवाया गया था। अशोक के लघु स्तंभ नंबर पे सांची, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। रुम्भीदेई या नेपाल के तराई में है। कौशाम्बी इलाहाबाद के निकट है। लीवा या नेपाल के तराई में है। ब्रह्मगिरी या मैसूर के चिबलदुर्ग में स्थित है। सिद्धपुर या ब्रह्मगिरी से 1 मील दूर उत्तर प्रदेश में स्थित है। जातिंग रामेश्वर या ब्रह्मगिरी से 3 मील दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। परागुड़ी या आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिले में स्थित है। गोवीमठ या मैसूर के कोपवाय नामक स्थान पर स्थित है। पलकीगुड़ या गोवीमठ के 4 मील से दूर पर स्थित है। राजुल मंडागिरी या आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिले में है। आहरौरा या उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में है। सारोमारो या मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है। नेतुर या मैसूर जिले में स्थित है। अगर हम कुछ अशोक के स्तंभ लेख की बात करें तो दिल्ली तोपरा या स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। यह मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। इस पर अशोक ने 7 अभिलेख उत्कीर्ण किए हैं। दिल्ली मेरठ या स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, जो अब बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। लौरिया या लौरिया नंदगढ़ या स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पहले नंबर पे पैदल सेना आती थी, दूसरे नंबर पे अश्व सेना, तीसरे नंबर पे गज सेना, चौथे नंबर पे रथ सेना और 5वें नंबर पे नौसेना की व्यवस्था की गई थी। इसके प्रांतीय प्रशासन के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया था, जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधित्व द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। ये प्रांत सांची मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंतीराज, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग, इसकी राजधानी तोलाई। और साम्राज्य के पतन की बात करें तो मौर्य सम्राट की मृत्यु 236 से 237 ईसा पूर्व के उपरांत करीबन 2 सदियों में 322 से लेकर 184 ईसा पूर्व से चले आ रहे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का विघटन होने लगा था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी थी। से मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया था। विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार मौर्य वंश का पतन के भिन्न भिन्न कारण हैं, जिसमें अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी, प्रशासन की आध्यात्मिक केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, करों की अधिकता। हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार धार्मिक नीति, ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार सम्राट अशोक की अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति। डी कौशाम्बी के अनुसार आर्थिक संकटग्रस्त व्यवस्था का होना। DN झा के अनुसार निर्बल उत्तराधिकारी। रोमिला थापर के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए केंद्रीय शासन अधिकारी। भारत में सर्वप्रथम मौर्य वंश के शासनकाल में ही राष्ट्रीय राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी। मौर्य प्रशासन में सत्ता का सुदृढ़ केंद्रीकरण था, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था। मौर्य काल में गणतंत्र का हास्य हुआ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। कौटिल्य ने राज्य सप्तांक सिद्धांत निर्दिष्ट किया था, जिसके आधार पर मौर्य प्रशासन और उसका गृह तथा विदेश नीति संचालित होती थी। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। अब बात करते हैं शुंग वंश के बारे में। पुष्यमत शुंग मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र ने मौर्य साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था, जिससे नए राजवंश की स्थापना की। उसे पूरे देश में शुंग के राजवंश के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं शुंगकालीन संस्कृति के प्रमुख तथ्य। शुंग राजाओं का काल वैदिक तथा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। मानव आकृतियों के अंकन में कुशलता दिखाई गई एवं चित्र के गरुड़, सूर्य एवं दूसरे में लक्ष्मी का अंकन अत्यंत कलापूर्ण है।
पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। शुंग के सर्वोत्तम स्मारक स्तूप है। दिया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिली है। इसका निर्माण भी शुंग काल में हुआ था। इसमें कमल, राजा, रानी, पुरुष, पशु, बोधि वृक्ष, छत्र, तेरस्न, कल्प वृक्ष आदि प्रमुख हैं। स्वर्ण मुद्रा, निक्स, दिनार, सुवर्ण मात्रिक कहा जाता था। तांबे के सिक्के काषाणपण कहलाते थे। चांदी के सिक्के के लिए पुराण अथवा धारण शब्द आया था। शुंग काल में समाज में बाल विवाह का प्रचलन हो गया था तथा कन्याओं के विवाह 8 से 12 वर्ष की आयु में किए जाने लगे थे। शुंग राजाओं का काल वैदिक काल की अपेक्षा एक बड़े वर्ग के लोग के मस्तिष्क परंपरा, संस्कृति एवं विचारधारा को प्रतिबंधित कर सकने में अधिक सामर्थ्य है। शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोधिया से प्राप्त हैं। भरहुत, सांची, बेसनगर एवं कला भी उत्कृष्ट है। महाभाष्य के अलावा मनुस्मृति में का मौजूद स्वरूप संभवतः इसी युग में रचा गया था। विद्वानों के अनुसार शुंग काल में ही महाभारत के शांतिपूर्ण एवं अश्वमेध का भी परिवर्तन हुआ। माना जाता है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्मावलंबियों पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन संभवतः इसका कारण बौद्धों द्वारा विदेशी आक्रमण अर्थात यवनों की मदद करना था। पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्माण कराए गए 64,000 स्तूपों को नष्ट करवाया था। बौद्ध ग्रंथ दिव्य अवदान के अनुसार भी यह सच है कि उसने कुछ बौद्धों को अपनी मंत्री नियुक्त कर रखा था। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। इस प्रकार उसका काल 148 ईसा पूर्व तक माना जाता है।